हाँ जी, नमस्कार। तो आज अपने जो क्लास है, कोई भी एक्स्ट्रा अपन बात नहीं करेंगे। ये सारा आप जानते हैं कि ये अपन ने चला रखा है काम, निःशुल्क वाला है और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है। बेसिकली रीट वाले इन दिनों ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, पर ये जो साइकोलॉजी में हम पढ़ रहे हैं, ये चाइल्ड डेवलपमेंट में विकास में काफ़ी सारे सिद्धांत, मैंने कल की लाइव सेशन में आपको बताया था कि विकास को पढ़ना है तो एक सामान्य सिद्धांत है उसके और एक विशिष्ट सिद्धांत है। विशिष्ट सिद्धांत में फिर काफी सारी चीजें मिक्सिंग है, कुछ अधिगम का सिद्धांत भी ले लिया, व्यक्तित्व का भी। तो जहां से प्रश्न आते हैं ना, इन सब से एक एक प्रश्न जो है रहता ही रहता है। तो आज अपने उन 5-7 सिद्धांतों पे बात करेंगे। एक तो ना मनोविज्ञान में बिल्कुल आपको एक देसी तरीका, एक जुगाड़ भी बताया जाएगा मेरे द्वारा, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि ज्यादा उसको कंसेप्चुअल जो चीज है उसको समझाया जाए। जिस दिन मनोविज्ञान को समझ लिया ना आपने, तो उस दिन वो ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं रहेगी। हम भाषा सिद्धांत विकास में सिर्फ वो बात करेंगे जो चोमस्की ने भाषा सिद्धांत दिया। सामाजिक सांस्कृतिक जो सिद्धांत था, सोशियो कल्चर जो था व्यागोत्स्की का, उसकी बात करेंगे। सामाजिक परिस्थिति, जो जूलॉजिकल वो सिचुएशन के बारे में जो सिद्धांत दिया, उसकी बात करेंगे। एरिक एरिक्सन का, अच्छा सामाजिक सांस्कृतिक 2 बार लिख दिया गया है ना। और नैतिक कन्वेंशनल सिद्धांत है, उसकी बात की जाएगी। इसके अलावा मनोसामाजिक सिद्धांत जो है, मनोसामाजिक मनोसामाजिक सिद्धांत जो है उसकी बात की जाएगी एरिक एरिक्सन का। तो काफी सारे सिद्धांत जो है ना आपके एकदम समझ में आ जाएंगे। इन सिद्धांतों को जैसे पीवाईक्यू लेंगे हम, पिछले ग्रेड फर्स्ट सेकंड या थर्ड ग्रेड रीट में आए हुए प्रश्न लेवल 1 लेवल 2 में, और कुछ जैसे ही सिद्धांत को समझा दिया तो उससे संबंधित कुछ एक हम एमसीक्यू देख लेंगे कि हमारा मूल्यांकन साथ में हो जाएगा कि हमें टॉपिक कितना समझ आ गया है। आपने बहुत सारी किताबों में पढ़ रखा है तो आपकी भी चीजें जो है काफी सारी क्लियर हो जाएंगी। चलिए, क्योंकि किसी ना किसी मनोविज्ञान के लिए किसी ना किसी शिक्षक के टच में होंगे आप, किसी न किसी यूट्यूबर के या किसी बुक के, है ना। पहला प्रश्न आपके लिए विकास के, चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरे जोश में आ जाएं आप। कल वाले लाइव में आपने बड़ा स्नेह दिया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो 10 एक दिन में एक लाइव ऐसा रख लेंगे जिसमें आपकी बातें हो जाएंगी और आपको एक थोड़ा सा जो ब्रेक भी मिल जाएगा। विकास के कौन से सिद्धांत में व्यक्ति और उसके परिवेश जो उस पर प्रभाव डालते हैं के मध्य अंत्यक्रिया पर ध्यान दिया जाता है। अगर आप जानो तो हमने ये तो पढ़ लिया प्याजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत, विकास सिद्धांत। पहले इस पे बात करते हैं। प्याजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, देखो संज्ञानात्मक संज्ञानात्मक पहले इस पे बात करते हैं, संज्ञानात्मक थ्योरी पे। प्याजे में मैंने पढ़ा दिया, प्याजे की कोई भी बात नहीं करूंगा दोबारा से, वो क्लास आप देख लेना। प्याजे का आपका जीवन में उसमें प्रश्न गलत नहीं होगा। संज्ञानात्मक थ्योरी पे 2-3 लोग काम करते हैं। एक तो है प्याजे, हमने पढ़ा था, और संज्ञानात्मक पे व्यागोत्स्की ने भी काम किया है। और एक व्यक्ति आएगा इसी ऑप्शन में, नीचे ही नीचे दिया गया है, ब्रूनर। क्या आएगा? ब्रूनर। ठीक है, एक ब्रूनर है और एक ब्रोनर है, इस बात को आप समझना। ब्रोनर ने जो सिद्धांत दिया वो है पारिस्थितिकी सिद्धांत, और ब्रूनर ने जो सिद्धांत दिया वो संज्ञानात्मक, मतलब बच्चा ज्ञान कैसे प्राप्त करता है। बहुत कई हैं विद्वान इसमें। संज्ञानात्मक जो कॉग्निटिव जो थ्योरी है उसमें काफी सारे हमें थिंकर पढ़ने को मिलते हैं कॉग्निटिव थ्योरी में। बाद में कॉग्निटिव थ्योरी में उसने स्टेजेज बताई, जो ऑपरेशनल स्टेज वाली, और वो हमने पढ़ी थी। तो कॉग्निटिव थ्योरी पे जो थिंकर, जो लोग काम कर रहे हैं, उनमें प्याजे, व्यागोत्स्की और ब्रूनर हमारे सिलेबस में मुख्यतः है। प्याजे को हमने जान लिया, इन दोनों पे आज बात कर लेंगे। अच्छा, थोड़ा सा अगर मैं बताऊं, इनमें तीनों तीनों ने बच्चा ज्ञान कैसे प्राप्त करता है इस पर काम किया। साथ साथ आप कॉपी वर्क, जो पेन पेंसिल वर्क करना चाहें तो करें। प्याजे ने मूलतः, प्याजे और ब्रूनर में क्या फर्क है? प्याजे क्या करेगा? प्याजे मानेगा कि बच्चा जो ज्ञान प्राप्त करता है वो उसका अनुभव स्वयं सीखता है, प्लस परिपक्वता, धीरे 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 जो है परिपक्व होता जाएगा, मैच्योर होता जाएगा। एक्सपीरियंस प्लस मेच्योरिटी जो है, वो आप लिख सकते हैं एक्सपीरियंस प्लस मेच्योरिटी, और इक्वल में हम मान सकते हैं कॉग्निटिव, प्याजे के अनुसार, पिगट के अनुसार।
एक्सपीरियंस प्लस में जो हो गया उसका मेच्योरिटी, और बराबर क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा कॉग्निटिव थ्योरी जो है पियाजे की, पिगट की। और ब्रूनर क्या कहेगा यहां पे, ब्रूनर ये मानता है कि बच्चा ज्ञान कैसे प्राप्त करता है, इसमें सबसे जो ज्यादा योगदान है वो किसका है, भाषा का है। ब्रूनर कहेगा भाषा का है। और भाषा सिद्धांत किसने दिया था, बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं, भाषा का सिद्धांत किसने दिया है, भाषा सिद्धांत, बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं, भाषा का जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था, चोमस्की। इसका एक ही भाषाविद कौन है निम्न में से जिसने भाषा पर बहुत, तो चोमस्की का नाम आता है। चलिए, ब्रूनर कहता है कि बच्चे ज्ञान, संज्ञानात्मक यानी कि ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं, उनमें सबसे मुख्य योगदान भाषा का रहता है। व्यागोत्स्की के संज्ञानवाद में क्या फर्क है, व्यागोत्स्की वो कहता है बच्चे स्वयं क्रिया प्रतिक्रिया तो करते ही हैं, उसके साथ साथ समाज का प्लस लैंग्वेज का, भाषा का, और प्लस एक चीज और ऐड करेगा। तो वो जो व्यागोत्स्की पढ़ेंगे तो सारी चीजें यहां खराब हो जाएगी, तो वहां आपको क्लियर कर देंगे। समाज का भी, वो समाज के टच में आता है, तर्क वितर्क करता है। लैंग्वेज का भी प्रभाव पड़ता है एक और चीज का, तो वो सामाजिक संस्कृति को, वो तीनों चीजों की बात करेगा कि बच्चा ज्ञान कैसे प्राप्त करता है, किसी एक चीज का नहीं, तीन चीजों का उस पर प्रभाव पड़ता है। ब्रूनर इसमें मानेगा। ब्रूनर ने जो थ्योरी दी वो अभी मैं यहां लिख दूंगा, ठीक है। इतना आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। प्याजे को हमने क्लियर कर लिया है, स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए अब इस पे बात करता हूं मैं। हाँ जी, इस प्रश्न का उत्तर आपने कुछ लोग दे रहे होंगे, व्यक्ति और उसके परिवेश पर, जो उसका व्यक्ति और परिवेश, परिवेश का मतलब आप जो मान सकते हो जो इकोलॉजिकल सिस्टम है, उसकी जो आसपास के जो परिस्थितिक जो मॉडल दिया है, इसका ठीक उत्तर जो है यूरी ब्रोन फेन ब्रोनर का विकास का जो पारिस्थितिक, उसने इकोलॉजिकल जो थ्योरी दी है वो है कि इकोलॉजिकल से स्पष्ट ये कि बच्चा अपने परिवेश के साथ, प्याजे मानता नहीं है, प्याजे मानता है कि परिवेश में स्वयं, ये कहता है परिवेश जो उस पर प्रभाव डालते हैं, परिवेश का प्रभाव पड़ता है, उसमें जो अंतःक्रिया होती है। इसकी ब्रोनर की थ्योरी को हम पढ़ेंगे आज, एरिक्सन की थ्योरी को पढ़ेंगे, और प्याजे की थ्योरी हमने कर ली है। ब्रूनर की मैं बात करूं तो ब्रूनर ने तीन नाम दिए हैं अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में। ब्रूनर और प्याजे के संज्ञानवाद में क्या फर्क है मैंने आपको बता दिया। एक इसने दिया इनएक्टिव, ठीक है। इनएक्टिव इंग्लिश में आप लिख लेना ना, इनएक्टिव आइकॉनिक, इंग्लिश में लिख दूं मैं, ICO, आइकॉनिक, और एक हो गया सिंबॉलिक, ठीक है। आप इंग्लिश में याद रख लेना, इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक, तीन टर्म्स दी हैं। ब्रूनर ने जो अपना कॉग्निटिव थ्योरी दी, उसने तीन जो वर्ड दिए, इसमें बच्चे को बांट दिया। जैसे प्याजे ने चार थ्योरी दी है, इसने तीन दी है। इसने इनएक्टिव में बच्चा जो शुरू वाला बच्चा होता है, हिंदी में इसका ना हिंदी में नाम वैसे पेचीदा ही होते हैं, क्रियात्मक, और एक हो गया आइकॉनिक को क्या कहेगा वो, प्रतिमा पक्ष, और सिंबॉलिक हो जाएगा प्रतीकात्मक। ध्यान रखना, एक बार सीटेट में यह प्रश्न पूछा था कि बच्चा किसी चीज को देख के, कि सामने मान लो उसके एप्पल है, एप्पल को देख के सीख रहा है, तो वो ब्रूनर के अनुसार वो कौन सी जो है एज में चल रहा है, इनमें कौन सी है ना टर्म्स यूज होगी। तो हम ये सिंबॉलिक को मान लेते हैं कि सिंबल, मतलब वो सिंबल नहीं है, वो प्रतिमा है। प्रतिमा को क्या कहा गया है, आइकॉनिक बीच वाली। इनएक्टिव में बच्चा क्या करता है कि जैसे दूध की बोतल उसको वो दी गई है ना, तो उसकी तरफ भागेगा हड़बड़ाहट चीज को देखते ही। अच्छा, आइकॉनिक में उसको चीज दिखा दी गई है, जो प्रतिमा, उसको देख के बच्चा सीखता है जो चीज सिखानी है। और इसमें जो, और जैसे मान लो एप्पल के बारे में, तो एप्पल दिखा के बताया जाएगा। सिंबॉलिक, इसमें सिंबल के माध्यम से बच्चा सीखने लग जाएगा। तो ये तीन वर्ड जो है, इनएक्टिव, इकॉनिक, सिंबॉलिक। सिंबॉलिक वर्ड जो आप याद करें, प्रतीकात्मक पक्ष जो है, ये शब्द प्याजे ने भी यूज किया था। अब आप कमेंट करके ये बताएं जिन्होंने वो क्लास देख ली थी, जिन्होंने पढ़ा हुआ है,
प्याजे को। तो जो सिंबॉलिक पक्ष था प्याजे का, वो जो है किस एज में आता है? एज फर्स्ट में, सेकंड में, यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज में, या मैं कहूं प्री ऑपरेशनल स्टेज में, या कंक्रीट में, या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में? तो किस में आता है ये आप कमेंट करके बताएं, उसमें भी आता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं विकास का परिस्थितिकी सिद्धांत। अब सभी जितने भी विद्वान हैं, ये स्कॉलर्स लोग हैं, इन्होंने अपना अपना अपनी अपनी विद्वता बताई है कि कोई कहेगा बच्चा ऐसे सीखता है, कोई कहेगा बच्चा ऐसे सीखता है। ब्रेनर ने कहा कि सामाजिक आधार पर बच्चे के विकास की, तो सामाजिक आधार पर वो भी करता है जो व्यागोत्स्की भी करता है, उनमें और इसमें फर्क है। परिस्थिति की सिद्धांत इकोलॉजिकल थ्योरी दी है इसने। इस सिद्धांत में बच्चे ऐसे लोगों के साथ अंत्यक्रिया करते हैं जो उसके विकास को प्रभावित करते हैं। इस सिद्धांत में उसने 5 स्तर बताए हैं, 5 मंडल बताए हैं। मंडल वो नहीं देसाई पुणे बीड़ी वाला मंडल नहीं है। तो इकोलॉजिकल थ्योरी दी है ब्रेनर ने, सामाजिक आधार पर बच्चे के विकास की व्याख्या करता है, और ऐसे लोगों के साथ बच्चे अंत्यक्रिया करते हैं जो उसके विकास को प्रभावित करते हैं। ऐसे लोग, मान लो बच्चा पैदा हुआ तो उसका परिवार वाला जो सिस्टम है, उसके घर का, वो प्रभावित करेंगे। और उसके पापा वगैरह या कहीं जॉब करते हैं, बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा उनके साथ आना जाना, अच्छा ये शर्मा जी का बेटा, वर्मा जी का, अच्छा 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 सिंह साहब का बेटा है ना, लाना राम का बेटा है ये। तो वो चीजें भी उससे जोड़ के देखते हैं, तो वो उसका ऑफिस जो हो गया, या आप धार्मिक स्थान पर गए, वो भी बच्चे के विकास को प्रभावित करेंगे। तो उसने ना जो ब्रेनर है, ब्रोनर है ये, और वो जो संज्ञानात्मक विकास वाला है वो ब्रूनर है। एक ये ब्रोनर है पारिस्थितिकी वाला, और पूरा नाम इसका छोटा सा नाम है यूरी ब्रोन फैन ब्रोनर। फैन ब्रोनर याद रख लेना आप, यूरी ब्रोनर याद रख लेना। 5 जो है भागों में बांट के बताता है, वो 5 सिद्धांत देता है कि बच्चे के विकास को 5 जो भागों में उसने बांट के दिया है। सबसे पहले जो नाम है उसका नाम लघु मंडल। तो आप सभी ने बीएड बीएसटीसी कर रखी है, माइक्रो और मैक्रो टीचिंग हम पढ़ते हैं, इसको अपने वो वर्ड भी देते हैं ना, सूक्ष्म, माइक्रो, ठीक है, और मैक्रो वो पढ़ते हो आप। वो सबसे पहला सूक्ष्म, यानी कि सबसे भीतरी, जब शुरुआत होती है, सबसे निकटतम माता पिता सगे संबंधी भाई बहन के साथ अंत्यक्रिया, ये द्विदशात्मक होती है भाई। बच्चा भी सीख रहा है, बच्चे की क्रिया प्रतिक्रिया भी उनको प्रभावित कर रही है, और बच्चा भी उनसे प्रभावित हो रहा है, दोनों ही चीजें हैं, और सबसे प्रभावशाली है। तो पहला मंडल हो गया लघु मंडल, हमने वो याद रखना है माइक्रो, कि घर परिवार सगे संबंधी के साथ अंत्यक्रिया करके बच्चा जब सीखता है, तो वो ब्रोनर के अनुसार कौन सा माइक्रो सिस्टम हो गया, लघु मंडल हो गया। दूसरे मंडल को वो देगा नाम मध्य मंडल, मैसो सिस्टम, आपसी संबंध, इसमें परिवार व स्कूल के संबंध। अब बच्चा जैसे इसमें एज वगैरह को आपने याद नहीं रखना, बच्चा जैसे मान लो ये परिवार में जो उसका पालन पोषण हो गया, अब बच्चे को स्कूल में डाल दिया गया, स्कूल में पढ़ने जाता है बच्चे को, तो स्कूल में जो है उसके अपने दोस्तों के साथ संबंध, या स्कूल में उसके साथी जो पढ़ रहे हैं उनके मम्मी पापा के साथ संबंध, या स्कूल वाले शिक्षकों के साथ उसके परिवार के, बच्चे के परिवार के, वो जो रिलेशन है, संबंध है, जो रिलेशन है, ठीक है, वो सारे किस में आएंगे? वो आएंगे मध्यम मंडल में। प्रश्न किस तरह का आएगा आगे आपको बता दिया जाएगा, है ना। तो वो जो रिलेशनशिप बॉन्डिंग है वो मेसो सिस्टम में आती है, तो वो भी बच्चे के विकास को प्रभावित करती है, बच्चा उनसे भी बहुत सारी चीजें जो है सीखता है। चलिए तीसरी थी बाह्य मंडल, एक्सो सिस्टम, हाँ यही बोलेंगे, बाह्य मंडल। इसमें बालक स्वयं प्रतिभागी नहीं, पर उसके सामाजिक विकास को यह प्रभावित कर रहा है माता पिता का कार्यस्थल, धार्मिक संस्थान, विद्यालय सुविधाएं, चिकित्सकीय सुविधाएं। अब पहले हमने माइक्रो पढ़ लिया, ठीक है, और दूसरा हमने पढ़ लिया था मध्यम मंडल, पढ़ लिया था मध्यम मंडल जिसको हम मैसो सिस्टम कहेंगे, तीसरा एक्सो जिसको हम कहते हैं बाह्य मंडल। अब इसमें क्या, बच्चा खुद इन्वॉल्व नहीं हुआ, स्कूल वो रिलेशनशिप वाले में माता पिता का, परिवार का स्कूल के साथ संबंध, उसमें क्या है, एक ही उदाहरण याद रख लो, उसमें क्या है, बच्चा खुद इन्वॉल्व है,
और जब हमने माइक्रो में पढ़ा तो बच्चा परिवार में तो रहे, वो तो वहां इन्वॉल्व होकर सीख ही रहा है। अब तीसरा जो है ना, ये बाह्य मंडल वाला, इसमें क्या है, बच्चा खुद प्रतिभागी नहीं है, पर फिर भी बच्चे के सामाजिक विकास को यह मंडल प्रभावित करता है। लास्ट में इसका सारांश रूप में अपने एक कर लेंगे। तो माता पिता का जहां ड्यूटी करते हैं, जो चीजें प्रभावित करती हैं, क्यों, आप ये देखना, जिनके मम्मी पापा नौकरी करते हैं या एक नौकरी करते हैं, वो आप देखना आके, अगर टीचर है तो आके स्कूल की बातें, आज तो ना ये हो गया, वो ना मैडम ने लहू पी लिया, वो मास्टर है करी गया, आज तक लड़ पे साडे। अब हल्दी घाटियां बनी हुई हैं जगह जगह, ठीक है। और कई ऑफिस वर्क कर रहे हैं, कोई कोई प्रशासनिक सेवा में कर रहे हैं, तो वो उस तरह की बातें, अगर कोई बेल्ट सर्विस में है तो वो अपराधिक और ऐसा, आज तो ये आ गया वो, तो वो चीजें क्या है, बच्चा खुद उसमें इन्वॉल्व नहीं है। बाह्य मंडल मतलब जहां अपने माता पिता और वो सर्विस कर रहे हैं या धार्मिक वो बातें घर तक पहुंच रही है, तो बच्चे के विकास को वो प्रभावित करेंगी, बातें सुन सुन, तो बच्चे के विकास को ये चीजें प्रभावित करती है। तीसरा मंडल हो गया वृहत मंडल। अभी हम प्रश्न देखेंगे। वृहत मंडल यानी कि मैक्रो, वृहद वाली, माइक्रो, सूक्ष्म, मैक्रो, इसमें सारे सांस्कृतिक मूल्य जो आएंगे, कल्चरल हम मानते हैं जो, और दूसरे सामाजिक प्रथाएं, रूढ़ियां जो आती हैं, रीति रिवाज, ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, वृद्ध, वो सारी की सारी बच्चे के, क्योंकि बच्चा जब उसको पता है कि ये करना ठीक नहीं, सारी जो परंपराएं हैं, तो अब वो सारा का सारा जो सिद्धांत है कोलबर्ग का, तो वो परंपराओं पर तो है, रूढ़ियों पर। एक स्टेज आएगी जब बच्चा कहता है कि ये सही है, ये गलत है, नहीं लोग क्या कहेंगे, है ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, वो वाली तो इसमें वो सारी प्रथाएं और मूल्य शामिल होते हैं। पांचवा जो मंडल है वो है क्रोमो सिस्टम, घटक मंडल। जीवन क्रम की सभी घटनाएं, परिवार की आर्थिक स्थिति, वो बच्चे के विकास को प्रभावित करेगी। अमीर गरीबी वाला वो जो सीन है, परिवार में अगर झगड़ा कलह हो रही है, तो आज के समय में सबसे जो खतरनाक चीज चल रही है इस दौर में सोसाइटी में, वो है रिश्तों का टूटना। ठीक है, रिश्ते टूट क्यों रहे हैं, क्योंकि जो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो प्यार व्यार के चक्कर में, जीवन जीने के लिए, अच्छी बॉन्डिंग के लिए अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, प्यार व्यार तो वो बाद की बातें होती है। तो अब वो रिश्ते जो बिखर रहे हैं, टूट रहे हैं, बात बात पे लड़ाइयां झगड़े, ये सारा चीजें जो ना घटक मंडल में आ जाता है, फिर डिवोर्स तक बातें पहुंच जाती है, मार पिटाई वाली बातें हो जाती है। तो सामाजिक ऐतिहासिक परिस्थितियां, पारिवारिक समस्याएं, माता पिता का तलाक, आर्थिक आघात आदि बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। कुल मिला के हम पांच मंडल में बात पढ़ते हैं। भाई एक बच्चा जो है, बच्चा जन्म के समय, जब बच्चे का जन्म हुआ, जन्म के बाद वो परिवार में रहेगा, परिवार सगे संबंधी जो है उसके, तो वो एक मंडल हो गया जिसको हम आंतरिक मंडल कहते हैं, माइक्रो वाला। फिर जो है बच्चा थोड़ा सा आगे और बढ़ता है, फिर एक मंडल आ जाता है जो उसको प्रभावित करता है। बताओ, अभी अभी पढ़ाया है आपको, परिवार वाला जो सूक्ष्म वाला जो माइक्रो वाला, उसके बाद कौन सा मंडल है, ठीक है, माइक्रो के बाद कौन सा है। फिर तीसरे नंबर पे अगर हम मंडल की बात करते हैं, तो वो एक मंडल बच्चा खुद उसमें इन्वॉल्व नहीं है, और बच्चे का जो माता पिता की कहाँ ड्यूटी है, पोस्टिंग है, कार्यस्थल है, धार्मिक संस्थाएं, वो बच्चे को प्रभावित करती हैं। इसको बाह्य मंडल कहते हैं क्या, इसको मध्य मंडल कहते हैं, ठीक है। और ये सूक्ष्म मंडल हो गया। और फिर एक मंडल आएगा जिसको हम वृहत मंडल कहते हैं, मैक्रो। उसमें सारी की सारी जो चीजें हैं, सामाजिक रीति रिवाज परंपराएं, वो शामिल हो जाती हैं। और फिर एक मंडल आ गया ये वाला घटक मंडल, क्रोमो वाला। इसमें जो है बच्चे का जो जितनी घटनाएं हैं, चलिए लाइट चली गई थी, अब ठीक है। तो ये यूरी जो फ्रेड जो है ब्रोनर, तो ब्रोनर ने जो थ्योरी दी है, तो उससे संबंधित एक प्रश्न बनता है ब्रोनर का, कि डैश डैश वो निकटतम वातावरण है जिसमें व्यक्ति रहता है। रीड L1 2022 में आया हुआ। तो इनमें से कौन सा जिसमें व्यक्ति रहता है, निकटतम, सबसे निकटतम, क्योंकि घटक मंडल वाला और वो तो सबसे लास्ट में हो गया, तो सबसे निकटतम कौन सा था, हमने पढ़ा, अभी अभी पढ़ा, पहला माइक्रो। सूक्ष्म वो पहले वाला, वो वाला हो गया। फिर मेसो सिस्टम, एक्सो सिस्टम,
और ये तो कुछ हो ही नहीं गया। तो अब इनको याद आपने पक्के से रख लेना है। पहले वो जो नजदीकी वाला सूक्ष्म वाला आ गया, फिर बाह्य वाला आ गया, फिर जो है एक मैक्रो वाला आ गया, और एक क्रोमो वाला और आगे एक और, उनको आपने याद रखना है। और सबसे इसमें एक गतिविधि सारे परिवार वाले वो आ गए। एक ये पूछा जा सकता है कि वो कौन सा मंडल है जिसमें बच्चा स्वयं इन्वॉल्व नहीं है, स्वयं नहीं है लेकिन फिर भी वो मंडल उसको प्रभावित करता है। 3 नंबर वाला मंडल हमने जो पढ़ा था, ठीक है, वो याद रख लेना। और एक मंडल का अभी प्रश्न हमारे सामने अभी बन ही जाएगा। और एक ये हो गया कि पूरी सामाजिक रीतियां परंपराएं वो 4 नंबर मॉडल में होती है। ब्रॉनफ्रेंड ब्रेनर के जैव परिस्थितिक परिमाण के अनुसार माता पिता का तलाक निम्न में से किस तंत्र में शामिल है। अभी हमने देखा जितनी घटनाएं जो हैं, तो वो जो किस में आती है, घटक मंडल में, क्रोमो सिस्टम में आती है। क्रोमो सिस्टम में घटक मंडल में आती है, चिरोमो सिस्टम में आती है भाई। हाँ जी। स्व पहचान की कमी तो मुख्यतः जो जो यूरी ब्रेन जो है यूरी ब्रेनर जो है, फ्रैन ब्रेनर कह दो या ब्रेनर कह दो, ब्रोनर कह दो, ठीक है, लेकिन ब्रूनर नहीं कहना। इसके साथ तो यूरी नाम और फैन और ये आएगा ही आएगा, ठीक है। अब एक व्यक्तित्व हमारे सामने आते हैं, एरिक्सन। उन्होंने मनोसामाजिक सिद्धांत दिया। जैसे ये फ्राइड के बाद के मान सकते हैं आप। फ्राइड ने व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाली चीजें बताई, मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत दिया, ईगो पे काम किया। एरिक्सन ने भी ईगो पे काम किया है, अहम पे काम किया है, ठीक है। और वो कहेगा, फ्राइड ये कहेगा कि व्यक्ति का जो व्यक्तित्व का विकास है ना, कुछ एज तक होता है, वो बाल्यावस्था, या उसने एक सीमित दायरा बना दिया। एरिक्सन जो कहेगा वो कहेगा कि जो ये है व्यक्तित्व का विकास है वो जीवन पर्यंत चलता है। क्या करता है? जीवन पर्यंत। ये उन दोनों में फर्क है व्यक्तित्व को लेकर, फ्राइड और एरिक्सन में। एरिक्सन ने यह कहा कि बच्चे का जो विकास है, मन है, व्यवहार है, व्यक्तित्व है, उसको समाज बहुत प्रभावित करता है। तो मनोसामाजिक विकास सिद्धांत इसलिए इसको कहा जाता है। तो ये इसने पूछा कि स्व पहचान की, खुद की पहचान की बच्चा एक बात करता है कि मैं यार क्यों हूं, मैं कौन हूं भाई, कब तक मुझे मेरे मम्मी पापा के नाम से जाना चाहिए, अपुन का नाम होना चाहिए रे भाई। तो वो पहचान बनाम भूमिका। अब एक बात एरिक्सन को हमने अच्छे से समझना है। इसने 8 जो है, आप ये मान लो, ऐसी एजेस बताई हैं पूरे जीवन काल को। इसको जीवन अवधि का अहम का सिद्धांत, जीवन अवधि का सिद्धांत, ये सारा कहा जाता है। जीवन अवधि का सिद्धांत, अहम का, या मनोसामाजिक विकास सिद्धांत। अब ये भाई साहब जो है एरिक्सन ने पूरे जीवन अवधि को बांट दिया कि बच्चे का विकास जो है ना, वो 8 स्टेजेस बता दी कि बच्चा सबसे पहले इस एज में अगर आता है, इसमें देखो कितने 3 तरह के प्रश्न आएंगे। एक तो ये पूछ लेंगे जो है कौन सी अवस्था उत्तर बाल्यकाल वाली है एरिक्सन के अनुसार, तो उत्तर वाली अवस्थाओं के नाम हम इनमें साथ में मेंशन कर देंगे। एक जो है ये सिद्धांत के बारे में पूछ लिया, ये सिद्धांत किसका है, जीवन अवधि कह दिया, एम वाला कह दिया, और मनोसामाजिक सिद्धांत कह दिया, ये कह दिया। और एक वो पूछ लेगा इनमें से कौन सी अवस्था नहीं है, और अवस्था के बारे में 3 तरह से प्रश्न आता है। तो अभी मैं अगर अवस्थाओं पे आऊं, एरिक एरिक्सन ये आ गया। अब जो है एरिक्सन भाई साहब हैं, इन्होंने क्या किया कि इसने बांट दिया 8 स्टेजेस में। अब ये बात करेगा कि बच्चा जब मान लो शुरुआत करता है, समाज के टच में आएगा, कुछ सीखेगा। अब 2 तरह की इसने 2 भागों में बांट दिया। एक तो पॉजिटिव मतलब सकारात्मक, और एक नकारात्मक। ये कहते हैं कि बच्चे ने कोई काम किया, जैसे पहल बनाम दोष, परिश्रम बनाम हीनता, और वो हम पढ़ेंगे। तो ये कहता है कि बच्चा सीखने से पहले 2 जो है स्तरों से गुजरता है। जब भी कोई काम करेगा, कोई गतिविधि करेगा, एक तो कोई भी आप देख लेना, फोन है, उसके सकारात्मक नकारात्मक दोनों पक्ष। अब आप कौन से पक्ष से प्रभावित हो रहे हैं? सकारात्मक और नकारात्मक दोनों चीजें होंगी, ठीक है।
और अगर बच्चा इनसे ऊपर उठ जाता है तो उसमें एक नई चीज पैदा हो जाएगी, मतलब इनसे वो सीख गया। और अगर बच्चा इनसे ऊपर नहीं उठा, ये पक्ष उस पर हावी हो गया, जो भी क्रिया प्रतिक्रिया करेगा उसमें नेगेटिविटी आ गई, तो जीवन पर्यंत वो क्या करेगा, उसमें उलझा रहेगा। और वो जीवन पर्यंत क्या है, एकदम से नकारा सा, और मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, और उसमें नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी आ जाएगी पूरी जीवन की अवधि को। हर बच्चा, हर व्यक्ति ये स्ट्रगल करता है। ये स्ट्रगल उसके जीवन में बचपन से लेकर लाइफ टाइम, अंतिम जब तक वो स्वास्थ्य, राम नाम सत्य वाली कहानी नहीं हो जाती, तब तक क्या है कि उसका स्ट्रगल चलता रहता है। दो सिचुएशन है, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी। अगर पॉजिटिविटी हावी हो गई तो वो इन चीजों से सीख के और आगे बढ़ेगा, और जो सीखेगा उसका, हमने एक बात, वो उसका गुण हो जाएगा कि उसने ये चीज गेन कर ली, गुण। अगर वो इसमें फंसा रहा तो उसमें नेगेटिविटी आ जाती है। एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत, पुस्तक है चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। पुस्तक में एरिक्सन ने बताया कि एक बच्चे या किशोर में व्यक्तिगत पहचान किस तरह विकसित होती है। इसे 8 अवस्थाओं में बांटा गया है। इसे जीवन अवधि, क्योंकि पूरी अवधि को इसने, कि व्यक्तिगत पहचान के लिए बचपन से, जन्म से लेकर आप भी उसके पीछे दौड़ रहे हैं, उसके पीछे सभी दौड़ रहे हैं। चलिए, विश्वास बनाम अविश्वास। पहली अवस्था होगी उसकी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। जैसे आप ये देखना, छोटा सा बच्चा है जो आप लाड प्यार ज्यादा करते हो, वो बच्चा आप भाग के आप ऐसे यूं हाथ करते हैं यार गोद में, अरे गु 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 करते हैं, नहीं करते हैं। और कई मेरे जैसे होते हैं भाई, वो अपने काम में बिजी, और कोई मतलब नहीं है उनको ना, बच्चों से कोई है नहीं। और फिर वो क्या है कि बच्चे उनके पास आते भी नहीं है, क्योंकि बच्चों के प्रति, बच्चों के मन में उनके प्रति वो विश्वास आया नहीं। ठीक है, तो ये जो विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था है, पहले तो 1 वर्ष तक वाली है, जन्म से 1 वर्ष तक वाली। तो वो जो आप ये प्रारंभिक अवस्थाओं में, शैशवावस्था में चलते हैं, वो वाली होगी। अब इसमें 2 तरह की चीजें हैं। जो माता पिता कई बच्चों को टाइम नहीं दे पाते और कई देते हैं। जो माता पिता बच्चों को बहुत ज्यादा स्नेह करते हैं, अच्छा समय देते हैं, वहां तो बच्चों में क्या है, विश्वास बन जाता है। और जो नहीं दे पाते वो समय, मान लो बच्चों ने कुछ किया, उनको डांट दिया, थप्पड़ बड़े, यूं डरा डरा के ऐसे एकदम खतरनाक वाला माहौल, तब बच्चों में मिसट्रस्ट वाली जो है चीज उत्पन्न हो जाती है। जब बच्चा विश्वास व अविश्वास की समस्या को हल कर लेता है, तो उसमें आशा, एक होप जो है वो डेवलप हो जाती है। होप नामक मनोसामाजिक गुण जो है विकसित हो जाता है। हमने यही पढ़ा है कि समाज जो है बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। अब बच्चे में इस चीज का ये गुण जो है विकसित हुआ, ये डेवलपमेंट हुआ बच्चे में कब, जब उसने विश्वास नाम अविश्वास वाला वो जो चल रहा था दोनों के मध्य, उससे जब बच्चा ऊपर उठ गया, तो उसमें होप, एक आशा वाला जो है सिचुएशन उसमें जागृत हो गई। अब दूसरी जो स्टेज है, बच्चे में आशा आ गई, बच्चे ने विश्वास किसी ने जीत लिया। अब मान लो, ओ हो, हाँ जी, लाइट का आना जाना बना रहेगा। तो अपने बात कर रहे थे कि बच्चे में जब वो विश्वास बन गया, मान लो आप क्रमानुसार इनको ऐसे सेट करना, जब मान लो किसी रिश्ते के प्रति एक विश्वास बन गया, कोई भी रिलेशन हो, जब हमें वहां पर वो एक आशा बन जाती है, विश्वास बनने के बाद, क्योंकि वो अविश्वास वाली नेगेटिविटी तो खत्म, आशा वाला गुण होप आ गया, विश्वास बनने के बाद वो होप गुण आ गया। अब क्या होगा, अब बच्चा जो भी होगा, रिश्ते में जिस रिश्ते की भी बात करें, बच्चे की बात कर रहे हैं, 1 से 3 वर्ष का बच्चा आ गया। अब बच्चा क्या है, स्वतंत्रता, फ्रीडम, फ्रीडम की बात करेगा बच्चा, जो है कि आजादी वाली बात करेगा, आजादी, स्वतंत्रता संग्राम जो आप पढ़ते हैं। ठीक है, बच्चे को चाहिए फ्रीडम, आजादी, क्योंकि उसने विश्वास वाली जंग जीत ली। अब उसको, छोटा सा बच्चा ना नहीं हो, 1 को 3 साल को, छोटा जवाक ओदे मंच किया होगा भी, मैं तो कपड़े आपे पाऊंगा, मैं नहीं, ठीक है, मैं रोटी आपे खाऊंगा, मैं चाह की दूध पीना, मैं नहीं आपे, ठीक है, उमा आप ही है। अब वो जो चीज है, स्वायत्ता बनाम लज्जा या शक, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम
एंड डाउट। अब लज्जा या शक, अब स्वतंत्रता वाली स्थिति पे आओ आप, पॉजिटिव बात पे। दूसरी उसका नेगेटिव प्रभाव होगा लज्जा या शक। अब बच्चे ने यह कह दिया मैं तो अपने आप करूंगा, वो तो आप ही कर छू भाई, मन कौन था, ठीक है। अब अगर माता पिता ने उसको डांट दिया, पढ़े दपड़ के बनाऊंगा चौधरी दिन, एक बजे ना हो कंध ना जाके बजेगा, ठीक है। अब क्या हो गया, विश्वास का भाव उत्पन्न हो जाता है। अब जब उसको डांट दिया, उसको डांट फटकार पड़ी, तो अब उसको शक होने लगेगा अपने आप पे कि क्या मैं इसको कर नहीं सकता, मतलब मैं कपड़े में ये शर्ट पहन ही नहीं सकते, मैं अपने आप भोजन खाना खा नहीं सकता। अब उसमें 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 जो है ना उसको शक होने लगेगा और वो थोड़ा सा लज्जित भी हो जाएगा। ऑटोनॉमी वर्सेज शेम एंड डाउट। जब बच्चे में विश्वास का भाव उत्पन्न हो जाता है तो वह अपने कार्यों को करने में स्वतंत्रता का अनुभव करता है। जैसे अपने आप खाना, कपड़े पहनना, जब उसे रोका जाए तो उसे अपनी क्षमता पर लज्जा या शक होता है। जब बच्चा स्वायत्तता और शक के संकट से, जब स्थिति से ऊपर उठ गया, कोई डांट फटकार, अब कई ऐसे होते हैं कि तो कोई दिक्कत नहीं है उनको, चढ़े लत्ते दी हुंदी नहीं, किन्ना कोई उन्होंने घुग्गू जो तीन चार रखो, फिर वही मैं करूंगा ही करूंगा। तो अब वो जब इस संकट से ऊपर उठ गए तो उनमें एक नया गुण आ जाएगा, मनोसामाजिक गुण, वो होगा विल पावर। क्या होगा? विल पावर, इच्छा शक्ति। अब मान लो इससे ऊपर उठ गई, पहले पहले बच्चे में पहले जो है बात आ गई विश्वास। विश्वास जब जीत लिया, ठीक है, एक उम्मीद जगेगी कि अब मुझे स्वतंत्र होकर काम करने दिया जाएगा। जैसे ही बच्चा स्वतंत्रता की बात करता है, ऑटोनॉमी की, स्वायत्तता की बात करता है बच्चा, भाई उसका अपना एक साम्राज्य हो, अपने आप काम करे, तो उसके बाद जब वो उस चीज से ऊपर उठ जाएगा स्वतंत्रता वाली से, तो उसमें विल पावर, एक इच्छा शक्ति आ जाएगी। अब जब विल पावर होती है, इच्छा शक्ति होती है, तब हमें यह बात हो जाए, यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं। अब उसमें बात आ गई पहल बनाम दोष, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। 3 से 5 वर्ष रट लेना, ये पूर्व बाल्यकाल, एरिक्सन के अनुसार पूर्व बाल्यकाल की अवस्था है। या वो कह देगा एरिक्सन के अनुसार 3 से 5 वर्ष तक बच्चा जो है किस मनोसामाजिक जो है गुण से प्रभावित होता है, या बच्चे में कौन सा मनोसामाजिक गुण विकसित हो जाता है, क्या चीज, कुछ भी एज में वो पूछ सकता है। पूर्व बाल्यकाल वाली अवस्था है। अब बच्चे में वो विल पावर आ गई। अब बच्चे को ये होगा कि पहल कुछ करके देखे, नया किया जाए, कोई धमाका किया जाए। स्वायत्तता के बाद बच्चा अपने आप आसपास के, मैंने उस तरह से ही बनाया हुआ इन लाइनों को, और ये मैंने नोट्स तैयार किए थे, आप ये मान लो आज से, ये इग्नू यूनिवर्सिटी की बुक्स से तैयार किए हुए हैं मटेरियल। मनोविज्ञान की किताबें तो बहुत सारी उसके बाद आने लगी हैं। तो ये आप मान लो कब मेरा सिलेक्शन हुआ, 15 वाली भर्ती में मैं तैयारी कर रहा था, 14-15 की बातें ये हैं। स्वायत्तता के बाद बच्चा अपने आसपास के वातावरण में खोजबीन करने लगता है। इस उत्सुकता को एरिक्सन ने ज्ञानात्मक उछाल, कॉग्निटिव लिप्स की संज्ञा दी है। समस्या से मुक्त हो जाने के बाद उद्देश्य नामक पर्पस जो होता है उसमें गुण विकसित हो जाता है, मतलब बच्चे के लक्ष्य निर्धारित हो जाते हैं। जैसे ही बच्चे ने, वो आ गई इच्छा शक्ति, विल पावर, उससे पार पा लिया बच्चे ने दूसरी जो अवस्था थी जो स्वायत्तता वाली, ठीक है। अब उसमें पहल करके तो देखे, थोड़ा सा वो चाहता है कि उसमें उत्सुकता आ जाती है, कुछ ना कुछ किया जाए यार, तो उसको ज्ञानात्मक उछाल, मतलब कुछ ना कुछ करने का उसमें ये रहती है ललक। तो ज्ञानात्मक उछाल जो है तीसरी स्टेज से संबंधित जो है। अब बच्चा क्या है, अगर इस चीज से मुक्ति पा लेता है, अगर तो उसको पहल वाले ये काम में वो सक्सेस हो जाता है, तो ये आ ही जाएगा उद्देश्य नामक, कि उसमें अब मान लो मेरे में, मैं इस अवस्था में, कोई भी बच्चा है 3 से 5 वाला बच्चा, अब वो क्या है कि कोई काम करके देखेगा। जैसे ही वो काम करके देखेगा, मान लो पढ़ना लिखना ही है, अपने आप लिखने का है, कोई ड्राइंग बनाने का, अगर तो उसमें हो गया कामयाब, अब उसका उद्देश्य फिक्स हो जाएगा, अपन को यही करने का है, उसके टारगेट बन जाएंगे, वो डेली फिर कुछ ना कुछ उसमें करता रहेगा। अगर उसको एप्रिसिएशन मिलता है, अप्रिशिएट किया जाता है। और अगर कह दिया बनाओगे कलाकार, अब मेरे को मम्मी कह देते गाने रात वाले लाइव में गा रहा था, तो मुझे तेन बनावा के कलाकार,
मुझे नहीं गाने देते, ठीक है। तो वो फिर मेरे में हालांकि दोष नहीं है, बेशर्म हो गए हैं, क्या करें ना। अब वो दोष आ जाता है अगर उसको डांट दिया जाए, उसको एप्रिसिएशन नहीं मिलती तो। तीसरी होगी पहल वाली। अब बच्चे में उद्देश्य है, उसका लक्ष्य जो है फिक्स होते जा रहे हैं। अब वो मान लो बच्चे ने ड्राइंग बनाना स्टार्ट किया, तो अब उसके लिए वो क्या परिश्रम करेगा। आप ना इसको कहानी रूप में पढ़ो कि पहले विश्वास जीत गया, विश्वास के बाद उसमें वो विश्वास के बाद अब वो क्या करेगा, स्वतंत्रता चाहेगा, जैसे विश्वास बन गया। स्वतंत्रता के बाद की अवस्था में फिर वो क्या है, पहल करने वाली बात आएगी। उसके बाद फिर उसमें परिश्रम। अब उसका मान लो ड्राइंग बनाना है, मेहनती हो गया है। इंडस्ट्री वर्सेज इनफेरियोरिटी क्या होती है, ये 6 से 12 वर्ष वाला, इसको कहते हैं उत्तर बाल्यकाल। उत्तर बाल्यकाल, ठीक है। 6 से 12 वर्ष का बच्चा है, बड़ा मेहनती हो गया, इंडस्ट्रियल उद्यमी। उद्यमी की अवस्था भी इसको लिखा जाता है ना, कोई ना कोई उद्यमी बच्चा है। पहल की भावना के बाद ऊर्जा का नया ज्ञान सीखने में लगाएगा ऊर्जा को। बच्चा अधिक समय अपने साथियों और शिक्षकों के साथ व्यतीत करता है। चुनौतियां आने पर असफल रहने के बाद हीनता की भावना आ जाती है। समस्या के हल के बाद सामर्थ्य, कंपिटेंसी गुण जो है उसमें विकसित हो जाता है। अब ये समझ ही गए इस माने, वैसे थोड़ा सा और बता देता हूं। जैसे ही बच्चा उस फील्ड में आके परिश्रम करने लग गया, उसमें जो जो मैं एक स्टोरी रूप में आपको बता रहा हूं, 6 से 12 वर्ष का कलाकारियां करने लग गया। अगर वो सक्सेस होता है, उसकी कलाकारियां और बड़ी वाहवाही उसको मिलने लगती है, तो अपने जो है शिक्षकों के साथ, सहपाठियों के साथ वो समय बिताने लगता है। कोई भी कलाकारी कुछ भी करता है, अगर तो वो उसको एप्रिशिएशन जो उसको मिलता है, हौसला अफजाई, तो वो ठीक है। और अगर उसमें वो असफल हो जाता है, जैसे जो भी कुछ ना कुछ गाना वाना कर लिया या कुछ भी जो भी, तो अब अगर असफल होता है तो उसमें हीनता की भावना आ जाएगी कि यार नहीं, इसमें बात नहीं बनेगी। और अगर सफल हो जाता तो सामर्थ्य है, तो वो क्या है कि सामर्थ्य वाला गुण उसमें आ जाता है कि मैं हाँ इसको बिल्कुल शानदार तरीके से कर सकता हूं। 5 नंबर अवस्था जो है उसकी पहचान। अब ये प्रश्न पूछा गया था, अब इससे संबंधित और प्रश्न आपको करवाऊंगा। पहचान बनाम भ्रांति, ठीक है, आइडेंटिटी वाली और कंफ्यूजन वाली। 12 से 18 ये किशोरावस्था वाली है। इससे पहले वाली दोनों याद रखना, एक पूर्व बाल्यकाल की थी, एक उत्तर बाल्यकाल की थी, उनको रट लेना आप। पूर्व बाल्यकाल से संबंधित कौन सी है, उत्तर बाल्यकाल वाली अभी हमने जो देखी थी। पहचान बनाम भ्रांति, ठीक है। अब बच्चा क्या है, बच्चे के मन में ये चलता रहेगा। इस अवस्था से जैसे ही बच्चा गुजरेगा, इस अवस्था से उत्तर बाल्यकाल वाली, परिश्रम वाली। अब वो कह रहे हैं कि मैं अपुन इतनी मेहनत करने का है बीड़ू, फिर भी अपुन का नाम नहीं होने का रे, तो कुछ किया जाए। अब बच्चे में पहचान वाला वो चीज आ गई कि वह कौन है, किस लिए है, जिंदगी में क्या करने आया है, कोई मकसद एमलेस चल रहा है। माता पिता से अलग अपनी पहचान स्थापित करना चाहता है, अपुन का नाम होने का, ठीक है। अब ये अवस्था 12 से 18 वर्ष की। और आप भी देखो, आप मेहनत कर रहे हैं और उम्मीद क्या है कि आप जो देखो, जो चल पड़ा वो एक ना एक दिन अपनी मंजिल पर पहुंचेगा। आप सभी चल पड़े हैं, बस अपने इरादे नेक रखना, पॉजिटिव होके चलना, आप एक ना एक दिन अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे। जैसे ही आप उसमें कामयाब हो जाते हैं, जो आपने टारगेट सेट किए हुए हैं, और उस दिन के बाद आप देखना, आपके मम्मी पापा को आपके नाम से जाना जाएगा। आप जिस पोस्ट पर होंगे, अच्छा फलां सर है, फलां मैडम है, उनके पापा है, उनकी मम्मी है। तो उससे पहले तो क्या है, हमें जानते हैं, अच्छा की गुजर रहे, अच्छा ठीक है। अब उसमें ये गुण आ जाता है। उसमें गुण कौन सा आएगा, अगर उसको एक अपनी पहचान मिल जाती है, आइडेंटिटी फिक्स हो जाती है, तो कर्तव्य परायणता, फिडिलिटी कहते हैं क्या इसको, नामक गुण उसमें आ जाता है, कर्तव्य परायणता। अब 5 नंबर तक हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं यहां पर, क्योंकि ये हमारी स्कूली शिक्षा से संबंधित है 18 वर्ष। उसके बाद वाली 19 से 35 वाले और अधेड़ हो जाते हैं और उनका कोई मतलब नहीं है। 6 नंबर हमें बस इसका स्टेज का नाम याद रखना है, घनिष्ठता अघनिष्ठता वाली, या घनिष्ठता अलगाव वाली जो है, इंटीमेसी है क्या वर्सेज आइसोलेशन, तो ये 1935। ये बस आपको 5 नंबर स्टेज पर ध्यान रखना है, यहां से अंदर बाहर से जो प्रश्न आते हैं। बाकी हमें ये ध्यान रखना है, एरिक एरिक्सन ने क्या है, कुल 8 जो है बस इनके नाम पढ़ना है। उत्पादकता बनाम हीनता, और सृजनात्मकता है ये वर्ड, और ईमानदारी संपूर्णता बनाम निराशा 65। तो
तो कुल जो है जो बच्चे के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक की पूरी जीवन अवधि को एरिक एरिक्सन ने 8 जो है भागों में बांटा हुआ है, और उसमें 2 पक्ष बताए हैं, एक सकारात्मक पक्ष और एक नकारात्मक पक्ष। इसमें रटने की जरूरत नहीं है, आप कहानी रूप से पढ़ लेना। विश्वास बना तो बच्चा ये करेगा, फिर उसके बाद ये करेगा, ये करेगा। ये चीजें जो है ना 2-1 बार आप पढ़ेंगे, क्योंकि समय ज्यादा हो जाता है, बार बार उसका मैं रिवीजन करूं, बार बार बोलूं, उससे अच्छा है आप ही क्लास को जो रिवीजन मोड पे सुन लेना, ठीक है। एरिक्सन के अनुसार बच्चों का मनोसामाजिक विकास 8 चरणों में होता है। एक कक्षा 3 का छात्र 9 साल के आसपास का है, विकास के किस चरण से मेल खाता है? अब तीसरे नंबर पे आ जाओ। विश्वास, ये दूसरा हो गया 1 से 3। तीसरे नहीं, चौथे पे। ये 3 से 5 वर्ष का है, पहल वाला विश्वास आया, और फिर स्वतंत्रता, फिर पहल, और 4 नंबर पे परिश्रम, मतलब पै दोनों, विश्वास, स्वतंत्रता, और फिर पहल, फिर परिश्रम। अच्छा से 12 वर्ष वाला बच्चा है, यानी कि उसने क्या पूछा, उसने पूछा है कक्षा 3 का छात्र है, यानी कि 9 साल के आसपास का है, तो विकास के किस चरण से मेल खाता है, ये देख लो। उसने सीधा ही पूछा हुआ है, और आयुओं को रट लेना। पहले विश्वास आएगा, फिर क्या है, फिर स्वतंत्र रूप से काम करने लगेगा, और जब काम करने लगा तो उसमें आ जाएगा कि अब पहला अपन पहल वाला गुण आ जाएगा, फिर वो परिश्रम ही हो जाएगा। पहले इनको बांट लो कि 1 वर्ष तक वाला है, ये 2 से 3 वाला है, फिर 3 से 5 वाला, और फिर जो है 3 से 5 वाला हो गया, और फिर उसके बाद 9 जो 6 से 12 तक की जो अवस्था है वो आ गई। तो ये जो 4 नंबर वाली अवस्था थी, इसको 2-3 बार रिवीजन मोड पे करना, फिर ही आपके याद होंगे। क्योंकि समय कम देखते हुए मैंने सभी सिद्धांत ना एक साथ ही, इसी तरह अधिगम वाले भी। और अगर आपकी डिमांड ये है गुरुजी कोई दिक्कत नहीं, मजे में दिमाग में सेट करना है एकदम मजे से, तो आप एक एक सिद्धांत को अच्छे से करवा दो, तो फिर मैं उसी हिसाब से करवा दूंगा। नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? नैतिक विकास वाला सिद्धांत। अब हमने बात करनी है भाई साहब पे, कोहलबर्ग पे, कन्वेंशनल थ्योरी। ठीक है, कन्वेंशनल थ्योरी को आप कोहलबर्ग की अगर बात करें, नैतिक विकास सिद्धांत देते हैं। नैतिकता आप ये मान लो, एथिकल जो मूल्य होते हैं वो क्या होते हैं कि बच्चे में क्या सही क्या गलत, और बड़ों की इज्जत करना, समाज के कुछ नियम है उनको पालन करना। कोहलबर्ग ने लगभग 16 वर्ष तक के कुछ बालकों को लिया और उनको एक स्टोरी सुनाई, बहुत सारी कहानियां सुनाई कि ये कहानी है, अब अगर आप वहां होते तो क्या करते। हाइंस की एक कहानी सुनाई थी, हिंज एक व्यक्ति था, उसकी पत्नी बीमार थी ना, है ना, उसकी मम्मी या पत्नी जो बीमार पड़ी थी, हिंज वाली पहले की स्टोरी मैंने सुनी हुई है। अब वो स्टोरी सुनाता है तो कहते हैं कि अब उसकी वो बीमार है, और जो इलाज का बहुत ज्यादा खर्चा आएगा, शॉर्ट में सुना देता हूं। और डॉक्टर जो है उस चीज का जो दवा थी, मान लो 100 की है तो वो 1000 की मांग रहा है, 1000 रुपए मांग रहा है। लेकिन उसको भी, हाइंस को भी ये बात पता है कि ये इतने की दवा नहीं है, लेकिन हाइंस के पास बहुत मेहनत करने के बाद भी 200-300 रुपए बनते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, उसमें रकम ज्यादा दी गई है समझने के लिए। अब वो हैंस क्या करता है, 2 सिचुएशन है, या तो उसकी शिकायत करे कि मुझे ये दवा महंगी, अब इतना समय नहीं है, उधर भी मृत्युशैया वाला काम है। तो अब वो क्या करता है, अब वो थोड़ा सा कोई दाव पेच लगा के चोरी कर लेता है, चुरा लेता है। चुरा के दिल मेरा हिंस चली, ठीक है। अब वो क्या करेगा, चोरी कर लेता है। चोरी चोरा कांड भी हुआ 5 फरवरी 1922 में। अब उनको तो छेड़ना करेंगे। चोरी करने के बाद चलो इलाज हो गया, ये स्टोरी यहां खत्म हो गई, कोहलबर्ग ने बच्चों को सिखाई। अब बच्चों के जवाब जो आए ना, तो कोहलबर्ग ने क्या किया, 3 लेवल बना लिए 3 लेवल सेट कर लिए कि एक ये लेवल होता है कि जब बच्चा एक एज में ये सोचता है कि ये जो है ना ये सही नहीं होता, चोरी करना ये ठीक नहीं है, इसमें डांट पड़ती है, इसमें पिटाई हो जाती है, पुलिस पकड़ के ले जाएगी, आंटी पुलिस बुला लेगी, ठीक है। अब वो क्या होगी, उसको हम कहेंगे प्री कन्वेंशनल। स्पेलिंग स्पूलिंग गलत हो सकती है, आप समझ लें, प्री कन्वेंशनल। अब मेरे इंग्लिश में याद रखता हूं इनको, पूर्व परंपरागत की परंपराओं से पूर्व
जब बच्चे को कोई परंपराओं का ध्यान नहीं, ये छोटा सा नन्ना बालक है, नान्यो है, कोई ठाको नहीं, चढ़ेल तेरी है नहीं है, अब वो उसमें जो भी वो कांड करेगा उसको हम जानेंगे। अब एक एक स्टेज आ जाएगी जिसको हम कन्वेंशनल कहते हैं, परंपरागत एज जो है, और एक जो उत्तर परंपरागत या पश्चिम परंपरागत जिसको हम कहते हैं पोस्ट कन्वेंशनल। तो उसने सभी बच्चों के 3 लेवल बना दिए कि इस एज में अगर बच्चे होते हैं तो वो ये सोचते हैं कि भी नहीं, चोरी करना गलत है। एक कहेंगे कि नहीं, चोरी करना गलत है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, उसने चोरी की, सजा का प्रावधान ये होता है, सजा सबके लिए कानून बराबर है। एक अवस्था ये आएगी कि लोगों की भलाई के लिए अगर अच्छा काम करना है तो झूठ और चोरी बोल देनी चाहिए। मान लो कि कोई पशु या जानवर को, गाय को मारने के लिए या किसी भी जानवर, हिरण को या किसी भी जानवर को मारने के लिए या पशु पक्षी को मारने के लिए जो शिकारी पीछे पीछे आ रहा है, तो हिरण को तो क्या ही मारेंगे, लोगों की तसल्ली हो जाती है, चाहे कितना ही बड़ा डॉन हो, ठीक है, हमारे पर्यावरण प्रेमी जब तक जिंदा है। तो क्या है, अगर कोई मान लो, एक उदाहरण के तौर पर कोई पशु जानवर जा रहा है और किसी ने, आपने देख लिया और शिकारी ने पूछा किधर गया है, आप सत्यवादी बन जाओगे, हाँ इधर गया है, बता दियो इधर गया है, वो मार के उसको खा जाएंगे। और अगर आपने ये देखा कि नहीं, अच्छे कार्य के लिए झूठ बोला जा सकता है, आप कहेंगे नहीं इधर गया, वो उधर गया, आपको नहीं इधर गया, ठीक है, तो अच्छे कार्य के लिए। तो उसने इसके 3 लेवल सेट कर लिए। तो पहला प्रश्न ये आता है, नैतिक विकास सिद्धांत किसका है? कन्वेंशनल थ्योरी, एथिकल वाला, वो कोलबर्ग का। कोलबर्ग ने नैतिक विकास के लेवल कितने दिए? 3 लेवल। अब अगर आए स्टेजेस की बात, स्टेजेस कितनी है? 6 है। हर लेवल में वो कहता है बच्चा 2 स्टेज से गुजरता है। एक स्टेज आती है जब बच्चा ये सोचता है कि ऐसे नहीं, ये हो जाना चाहिए। एक स्टेज आ जाती है कि इसमें ये हो जाना चाहिए। तो पूरा का पूरा जो परंपराएं हैं उस पर बात करता है कि ये बच्चे को किस तरह से प्रभावित करती है। आपने देखना, नैतिकता परंपराओं पे ही तो है। मान लो बुजुर्ग कहेंगे कि भाई पहले ये हुआ करता था, माता पिता के बराबर चारपाई पे नहीं बैठते थे, ये नहीं होता था, और जो स्त्रियां थी, बच्चियां थी, वो बिल्कुल ही नहीं, नई वो जो दुल्हन है वो एकदम ओटो करके है ना, कुंड कट के रख दी सी, आया नहीं हुंदा सी, वो नहीं हुंदा सी। अब वो जो परंपराएं हैं वो नैतिकता को प्रभावित कर रही है। किस तरह से? कोलबर्ग मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी है, नैतिक दुविधा, मोरल डायलेमा, उसने एक कहानी सुनाई। ये भी पूछा गया हिंज दुविधा कहानी का संबंध किससे है? टाइम देख लूं मैं, ज्यादा बड़ी नहीं हुई, बस सर 10 मिनट और लगेंगे। गुरलाल सर जो है ना, वे मैटर देने के बाद मुझे ये भी कहते हैं कि बस इतने टाइम में खत्म करना है। 3 लेवल 6 अवस्थाएं। पहला प्रश्न यहां से बन जाता है, कितने लेवल है और कितनी अवस्थाएं हैं? ठीक है, हो गया। ये बहुत बार आप जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि लेवल 3 थे या अवस्था 3 थी। 3 लेवल फिक्स कर लो, 3 लेवल 6 स्टेज। अब 6 जो है एस से शुरू होता है, 6, और स्टेज भी किससे शुरू होता है? एस से शुरू होता है। 6 स्टेज है, समझ गए? ठीक है। कोलबर्ग के अनुसार इन अवस्थाओं का क्रम निश्चित होता है। ये कुछ थ्योरीज हैं जिन पर आज तक काम नहीं हुआ, लेकिन हमें पता होनी चाहिए। सत्य सत्य वाली बात पूछ ली तो भैया पाडियो पून में आजी। कोलबर्ग के अनुसार इन अवस्थाओं का क्रम निश्चित होता है। क्रम बिल्कुल कोलबर्ग के अंदर सेट रहता है, एकदम निश्चित क्रम, उसी क्रम में चलती। लेकिन सभी लोगों में एक ही उम्र में ये अवस्थाएं नहीं आती। अब आप ये देखो, कुछ जब जो 4 साहिबजादों की बात आती है, 6 और 9 वर्ष की एज है, उस एज में उन्होंने बलिदान कर दिया इस मानवता के लिए, इंसानियत के नाते। तो उस समय बड़े बड़े बुजुर्ग भी बहुत थे, को बहुत सारे ऐसे लोग हैं, भगत सिंह की आप बात कर लो, 23 वर्ष की एज जो है ना, उस एज में वो शहीद हो जाते हैं देश के लिए ना, राष्ट्र के लिए। उस समय 35-50 सालों के लोग भी बैठे थे, उन्होंने तो नहीं बलिदान कर दिया। ये बात कहता है क्रम तो निश्चित है अवस्थाओं का कि ऐसे ऐसे अवस्थाएं आती है, लेकिन सभी लोगों में एक ही उम्र में नहीं आती। कोई तो वो बहुत आगे जाके उस नैतिकता की बात को सीखता है कि हाँ ये सही होता है, ये गलत है। कईयों के क्या है कि ठोकरें खाने से अकल आती है, बादाम का क्या करना, है ना। तो वो जो है ना, उम्र एक उम्र में नहीं आती। व्यक्ति किसी एक अवस्था को छोड़कर, अब एक को छोड़ के आगे भी नहीं बढ़ सकता कि सीधा ही परम ज्ञान, उसको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाए, ऐसा भी नहीं है।
बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो नैतिक निर्णय के उच्चतम शिखर पर पोस्ट कन्वेंशनल वाले पे पहुंच ही नहीं पाते। कहते हैं ना भाई तो बूढ़ा हो गया पर इनको अकल नहीं आई। समझ गए, नैतिकता का सर्वोच्च शिखर, सर्वोच्च वो जो नैतिक निर्णय के उच्चतम। तो ये कुछ बातें हैं जिससे आपको थोड़ी सी समझ आ जाए, टॉपिक में जो है आपका इंटरेस्ट बने। कभी नहीं पहुंच पाते। नैतिक जो विकास है वो विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर जो है वो चलता है। पूर्व लौकिक स्तर, अब ये जो है ना विकास के जितने स्तर है विशिष्ट से सामान्य की ओर, प्रोक्सिमोडेस्टल और ये जो जितने हैं वो मैं आपको करवाऊंगा एक दिन भाई, एक ही क्लास में सारे अपने सूकड़ा साफ कर देंगे। मेरा तो कई बार मन होता है ना, गुरलाल सर नहीं करने देते मुझे कि गुरलाल सर इस बार आप जो थंबनेल बनाओ ना उस पर लिख दो एक ही क्लास में सूकड़ा साफ। बड़े बड़े डायलॉग लिखते हैं ना जब, क्लास को बहुत लोग देखते हैं, वो कहेगा, फिर सर कह देते हैं नहीं यार अपने जो है ना पर्सनैलिटी के ये बातें ठीक नहीं लगती। फिर मेरा कई बार मूड होता है डायलॉग लिखूं। मैंने डायलॉग लिखा चित्रकला वाली वीडियो में कि जो तीन ट्रिक, हाँ 3 ट्रिक 2 कहानी पूरा टॉपिक मुंह जुबानी। फिर लिखा वो जो धड़कन फिल्म का सुनील शेट्टी याद है तो चित्रकला नहीं भूलोगे, वो वीडियो बहुत ज्यादा चल रही है। ठीक है, इसका मतलब डायलॉग से ही मानते हो आप। आपको पूर्व लौकिक स्तर या प्री कन्वेंशनल स्टेज 4 से 10 वर्ष, एज कोई मैटर नहीं रखती लेकिन थोड़ा सा याद रख लेना। 4 से 10 वर्ष का बच्चा है, बच्चे को बिल्कुल नहीं पता कि परंपराएं रूढ़ियां क्या है। नैतिकता संबंधी नियमों का निर्माण दूसरों के द्वारा, इतना पूछा जाता है। ठीक है, इस एज में बच्चे की नैतिकता का निर्माण दूसरों के द्वारा किया जाता है। छह उपावस्थाएं हैं, अपने अवस्थाएं हैं, 6 अवस्थाएं हैं, स्टेजेस हैं, 6 स्टेज है। चलिए अब बच्चा क्या है, इस एज में अगर बच्चा है पूर्व लौकिक स्तर में, अब इसमें जो नियम है नैतिकता दूसरों के द्वारा बना दी, 4 से 10 वर्ष का बच्चा है, अब वो उनका पालन 2 तरीके से करेगा। पहला तो सजा और आज्ञा पालन, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। अब इसमें बच्चा देखो हर लेवल पे 2 सिचुएशन 2 अवस्थाएं बनती है। पूर्व लौकिक स्तर, बच्चे को परंपराओं का बिल्कुल ज्ञान नहीं, उसको बड़ों ने कह दिया कि भाई ये करना है ना तो उसमें पिटाई होती है, कांड ना कर देना कोई। अब सजा और आज्ञा पालन, मतलब आज्ञा का पालन करेगा सजा के डर से, भाई सर्विस हो सकती है और सर्विस मिल जाती है तो सजा के डर से। नैतिकता परिणाम पर आधारित है, मतलब वो नैतिक बना हुआ है ना। कई बच्चे अपने कह देते हैं भाई बांगो छोरो तो बहुत ही बांगो नानी हो तो उन्हें जवाब तो इन्ना सियाना जी जी करके असी घरे गए उन्हें सत श्री अकाल बुलाई पैरियां हथ लाए। नैतिकता हो सकता है उन्हें चंड के रखा होवे, ਉਹਦੇ ਛਿੱਤਰ ਪਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਵਿੱਚ। अगर किसी बच्चे ने नमस्कार नहीं बुलाई बुद्धू हाथों हाथ कहते हैं पका लाग ताऊ जी है अंकल जी है, ठीक है, मतलब उसको भी है कि सर्विस हो सकती है। कई बच्चे सजा के डर से आज्ञा का पालन, तो ये नैतिकता ही है, बड़ों का आदर रिस्पेक्ट जितना भी, तो वो सजा के डर से करता है। प्रश्न किस तरह के बनेंगे आगे दिखाए हुए हैं, एक बार इस बात को समझें। दूसरी अवस्था है साधन सापेक्षी, साधन सापेक्षी या अहंकार की अवस्था, इंस्ट्रूमेंटल। ठीक है, ओरिएंटेशन या कह दो या स्टेज कह दो, एक ही बात है। साधन सापेक्षी अहंकार की अवस्था, इसमें बच्चा ना है वही 4 से 10 वर्ष का बच्चा, अब वो ना स्वार्थ पर आधारित है। अगर वो नैतिकता, मान लो उसको कहा बड़ों का कहना मानना चाहिए बेटा, बड़े जब काम करे, लेकिन अब उसमें ना वो आ गया, सेल्फिश हो गया, स्वार्थ आ गया। उसको कह दिया कि बेटा मैंने ना इधर खुजली पीठ खुजाना थोड़ी सी, परिवार के बड़े लोग हैं, वो कहेगा अच्छा आप पहले आप मेरी करो, ठीक है, या आप भी बाद में मेरे लिए कर, उसको कहना मैंने ये कर दे, वो कहेगा हाँ कर तो दूंगा, आप मेरे लिए क्या करोगे। या ये जो है ना उसकी साधन सापेक्षी अहंकार की अवस्था सहयोग स्वार्थ पर आधारित है, तुम ये कर दो मैं ये। इसी तरह वो स्कूल में जाता है तो स्कूल में ये करेगा बच्चा पुरस्कार से, या उसको ये कहना ठीक है तेरे को ये टॉफी देश ओ काम भाजो भाजो जा, तो इसको कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल वाली स्टेज। तुम ये करो मैं ये करूंगा, पुरस्कार से विपरीत सहयोग छल आधारित नैतिकता ये होती है। इसको मूल सारांश में हम कहें टिट फॉर टैट, अगर ये किया तो ये होगा, भाई स्वार्थ उसमें आ जाएगा।
थोड़ा सा उसमें ये आ जाएगा कि पुरस्कार वगैरह अगर उसको मिलेगा, सहयोग व स्वार्थ पर आधारित है। टिट फॉर टैट, इसमें शब्दावली आप याद रख लेना। तो पूरी पहली एज जो है प्री कन्वेंशनल स्टेज, उसके दो भाग हैं, सजा या आज्ञा पालक, दूसरा है साधन सापेक्षी। सजा के डर से काम करेगा और एक पुरस्कार के लिए कि उसको जो है अप्रिशिएट पुरस्कार मिलेगा या मैंने ये किया तो मुझे ये मिलेगा, टिट फॉर टैट वाला, उसके लिए काम करेगा। दूसरी अवस्था परंपरागत कन्वेंशनल स्टेज, 10 से 13 वर्ष का जीवड़ा है, हम जीवन भर इसी बंधन में बंधे रहते हैं, परंपराओं वाला आ गया। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? माता पिता बड़े, दूसरों के आधार पर नैतिकता का मापन। अब उनके आधार पर नैतिकता का मापन, अब वो क्या करेगा? 1 नंबर स्टेज, ये काम अगर कर दिया तो ये तो बुरा है, ये काम कर दिया ये अच्छा है। जीवन पर्यंत अच्छा बनने के चक्कर में कि लोग समाज जो है वो थोड़ी सी बढ़ाई करें, प्रशंसा करें। मैं भी कहता हूं ना, मेरी बढ़ाई किया करो, तो अच्छा वाला वो फीलिंग अच्छी आती है। अच्छा लड़का व अच्छी लड़की की मान्यता, प्रशंसा प्राप्त करने के लिए नियमों का पालन। वहां तो 2 नंबर में देखो आप, पहली अवस्था की दूसरी, अच्छा ये है, इनका क्रम निश्चित है, मैंने कहा था ना, तो ये 3 नंबर होगी, ध्यान रखना, क्रम निश्चित। पहली सजा आज्ञा पालक, दूसरी साधन सापेक्ष इंस्ट्रूमेंट वाली, तीसरी ये स्टेज फिक्स है 6, क्रमानुसार चलेगी। ये नहीं कि दूसरा परंपरागत आ गया तो ये पहले 1 नंबर होगी, ये 3 नंबर स्टेज होगी। पूछा जाता है चौथी अवस्था का क्या नाम है, 5वीं अवस्था का क्या नाम है, तो तीसरी होगी। देखो 3 को ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे, अच्छा को कैसे लिखते हैं? ऐसे। ये खुद ही कह रहा है कि मैं तो 3 नंबर की हूं। अच्छा, ठीक है, अच्छा लड़का वाली। अब वो नियमों का पालन करेगा, प्रशंसा, ठीक है, गुड गर्ल, गुड बॉयज, वो वाला। और इसमें क्या है, अच्छाई वाली बात कि उसको प्रशंसा मिलनी चाहिए कि ये अच्छा काम होता है, अगर ये किया जाए तो बहुत नाम होता है समाज में, लोग रिश्तेदार बड़ी बढ़ाई करते हैं। और जैसे ही रिश्तेदारी में गए उसने कहा आया साडी भैन दा मुंडा, साडी भूआ दा मुंडा, इन्ना सियाना जवाक, भी भज भज काम करता है। अब वो क्या है, सारा दिन भाग भाग काम करेगा सिर्फ प्रशंसा के चक्कर में। वो कहते ना, पंप जे दे छड्डो मड़ा, ਉਹ 10 ਤੋਂ 13 ਸਾਲ ਦਾ ਜਵਾਕ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਪੰਪ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੈ, बस ਉਹਨੂੰ अच्छा लड़का आ भाई तो आ नान की तो इतो काम करे, ठाई को इतनी सोनी सोनी रोटी पवे, गोल गोल एकदम बा नान की फिर लागी रहा है। ठीक है, अब 4 नंबर अवस्था होगी कानून और व्यवस्था के प्रति समान, रिस्पेक्ट हो गया सोशल सिस्टम के प्रति, कि कानून की जो व्यवस्था बनाई हुई है, कानून नियम रीतियां बनाए हुए हैं, रूल्स आर रूल्स, सभी पर लागू होते हैं। अगर मैं गलत करूंगा मुझे सजा मिलेगी ना, तो कितना ही बड़ा कोई खानदानी हो, भले ही मंत्री का लड़का हो, इस एज में उसको लगता है 10 से 13 वर्ष, कानून रूल्स आर रूल्स, सबके लिए बराबर है। मैं गलत करूंगा मुझे भी सजा मिलेगी, भले ही वो थानेदार का बेटा हो उसे भी मिलेगी, उसको ये लगता है। तो कानून और व्यवस्थाओं के प्रति बड़ा सम्मान, इज्जत की, कानून सबके लिए बराबर है, नियमों का पालन करता है, सभी पर लागू होते हैं नियम। पश्च या उत्तर अवस्था, बस 5 मिनट और आपको ये बात कहनी भूल गया मैं, चलो शेयर वेयर कर लो ना, कर लिया करो रे थोड़ा बहुत, शेयर कमेंट और वो जो आप करते ही हो, चलो ठीक है। पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज है 13 वर्ष के बाद, 4 से 10 वर्ष, 10 से वो 13 वाला लिया था, 13 वर्ष के बाद बच्चा क्या है, अब क्योंकि 16 वर्ष तक के बच्चे उसने लिए थे उससे, और वो जो 16 वर्ष तक के बच्चे, उनको कहानी सुनाई। अब उन बच्चों को क्या है, उसने बांट दिया कि एक तो इस एज वाले बच्चे, तो मतलब इस लेवल वाले हो गए कि वो नैतिकता को नहीं जानते, एक बच्चे वो आगे जिनमें परंपराओं से भरे पड़े हैं, वो 10 वर्ष तक वाले, और फिर वो जो है 13 वर्ष, 10 से 13 और 13 वर्ष से 16 वाले या बाद वाले बच्चे उसमें शामिल हो जाएंगे। नैतिकता का सबसे ऊंचा स्तर है। पोस्ट कन्वेंशनल याद रख लेना, हिंदी में पता नहीं क्या कुछ हो जाता है। अपने विवेक के आधार पर, किस अवस्था में बच्चा अपने विवेक, स्व विवेक से निर्णय लेता है, किसी के नियम कानून को नहीं मानता अपुन, ये अपुन का राज है रे। सामाजिक समता की अवस्था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन या स्टेज कहते हैं ना, सामाजिक समता की अवस्था है। इसमें बच्चा गया कि बड़े बड़े लोगों के कल्याण की, कल्याणकारी बातें, समाज सेवा करनी चाहिए, भला करना चाहिए, ये करना चाहिए। अब वो 4 नंबर स्टेज में उसको ये लगता था कानून सबके लिए बराबर है। अब उसने देख लिया कानून स्थिर नहीं है,
लोगों की भलाई के लिए उसे तोड़ा जा सकता है। हिंस ने वो रोग के इलाज के लिए अगर चोरी की तो वो चोरी गलत नहीं है, चोरी की सजा है वैसे, लेकिन लोगों की भलाई के लिए कानून तोड़ा जा सकता है, कानून स्थिर नहीं है। तो सामाजिक समता की अवस्था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की अवस्था थोड़ी सी याद आपको रखनी है। चौथी अवस्था की तरह नियम सख्त नहीं है, सामाजिक समता की अवस्था जो है उसमें। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत की अवस्था 6 नंबर, सार्वभौमिक नैतिक यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स स्टेज। सही गलत स्वयं द्वारा चयनित होंगे, ठीक है। विवेक की अवस्था है, स्वयं द्वारा चयनित सिद्धांतों के अनुसार है। 5 नंबर स्टेज में वो कहता है कि कानून स्थिर नहीं है, लोगों की भलाई के लिए उसको बदला जा सकता है। 6 नंबर अवस्था में अपने विवेक के आधार पर वो क्या करता है, खुद के एक नियम बनाता है, उस आधार पर फैसले लेता है। चलिए अब हम कोलबर्ग साहब के प्रश्नों को देखते हैं। कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार कौन से स्तर पर बालक आज्ञा का पालन, अभी व्यागोत्स्की में 3 बातें बताऊंगा, कभी प्रश्न गलत नहीं होगा। स्तर पर बालक आज्ञा का पालन करते हैं क्योंकि प्रौढ़ उन्हें आज्ञा पालन करने के लिए कहते हैं। व्यक्ति के नैतिक निर्णय दंड पर आधारित होते हैं, जल्दी से शेयर कराओ, अभी प्रश्नों को करते हैं। व्यक्ति के नैतिक निर्णय दंड पर आधारित होते हैं, चलो बताओ। आज्ञा पालन करने के लिए कहा जाता है दंड, आज्ञा पालक व दंड वाली अवस्था जिसमें उसको परंपराओं का बिल्कुल नहीं पता, उसको पता है कि थप्पड़ पड़ेंगे, तो वो कौन सी होगी, पूर्व प्री कन्वेंशनल स्टेज होगी। प्री कन्वेंशनल स्टेज में वो उसके आधार पर काम करता है, पनिशमेंट के आधार पर जी हजूरी करता है। चलिए जल्दी से शेयर कर दो। कोलबर्ग के सिद्धांत के किस स्तर पर नैतिक विकास बाह्य मानकों पर आधारित नहीं होकर अंतःकरण पर आधारित होते हैं। अंतःकरण पर खुद वो तय करता है, अपने विवेक पर, अपने विवेक से फैसला लेता है कि लोगों की भलाई के लिए इस कानून को तोड़ा जा सकता है। वो लास्ट वाला कौन सा हो गया, फर्स्ट। इसको हम कहते हैं पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, पोस्ट कन्वेंशनल ओरिएंटेशन, पोस्ट कन्वेंशनल जो है लेवल, उसका तीसरे वाला लेवल जो है वो हो गया। चलिए प्रश्न संख्या 3, निम्न में से किसने बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन किया। सामान्य बात है। अच्छा अब एक देखो, कोलबर्ग ने जो नैतिकता वाली बात की है ना, नैतिकता पर बात प्याजे ने भी की है, लेकिन ग्रेड 3 में उस पर ज्यादा नहीं ध्यान, फर्स्ट ग्रेड में एक बार शायद पूछा गया है। तो प्याजे ने नैतिकता की बात की, कोलबर्ग ने उसी को अपनाया, तो दोनों ही नैतिकता, जैसे संज्ञानवाद वाला वो पूछ ले तो वो ब्रूनर भी है उसमें, और उसमें जो है व्यागोत्स्की भी है, और उसमें प्याजे भी है, तो दोनों ने नैतिकता पर काम किया। प्रश्न संख्या 4, कोलबर्ग के नैतिक विकास के अंतर्गत निम्न में से कौन सी अवस्था नहीं है। चलिए कमेंट करके बताएं, पूर्व रूढ़िगत, पूर्व संक्रियात्मक, रूढ़िगत, पश्च रूढ़िगत। ये कौन सी है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज किसकी थी, प्री ऑपरेशनल, प्याजे की दूसरी अवस्था, 2 से 7 वर्ष वाली अवस्था, जिसमें वो किस्से कहानियां, हवाई किले, प्रतीकात्मक वाली बात और वो सारी जो बातें आती है, ये किसकी है, ये अवस्था है प्याजे की अवस्था है, पिगट की अवस्था है, पिगट की अवस्था है। चलिए बस 4 मिनट की क्लास रह गई। कोलबर्ग के नैतिक 4 नहीं 5 नहीं 10 क्या पता कितने लग जाए। कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की 5वीं अवस्था का नाम बताओ, 5वीं अवस्था बताओ रे। अब ये कमेंट करके आपने बताना, पढ़ ली हमने। आज्ञा पालक व्यक्तिगत नियम हो गए, सामाजिक क्रम को लागू करना, सामाजिक अनुबंध व व्यक्तिगत अधिकार। अब देख लो, पहली नहीं है, दूसरी नहीं है, चौथी, तीसरी या चौथी, इनमें से कमेंट करके बताएं 5वीं अवस्था का क्या नाम है। 5वीं अवस्था वो है जब वो कहता है कि नियम कानून सबके लिए बराबर नहीं है, उसके समाज की भलाई के लिए उसको तोड़ा जा सकता है। देखो पास में से मेरा हाथ जो है ना बिल्कुल पास ही पड़ा है। उत्तर आप बताएंगे सी या डी, उत्तर आप बताएंगे सी या डी। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, तब तक अपने इसको पढ़ते हैं। सोशियो कल्चरल थ्योरी जो है सिर्फ 3 मिनट में 3 बातें हैं, व्यागोत्स्की ने ये दी है। सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहते हैं इसको, सामाजिक संरचनावादी इसको कहते हैं। और रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन था, रेडिकल मतलब बहुत ही कट्टर संरचनावाद की बात करता है, वो प्याजे। और सामाजिक संरचनावादी कौन है, सामाजिक संरचनावादी है व्यागोत्स्की। प्याजे के अनुसार बच्चा वातावरण के साथ सक्रिय रहकर स्वयं संज्ञानात्मक विकास करता है, खुद
इसमें संस्कृति व शिक्षा की भूमिका नहीं होती। व्यागोत्स्की ने इसे अस्वीकार किया। व्यागोत्स्की कहते हैं कि बच्चे के विकास में संस्कृति, शिक्षा इनकी भूमिका होती है। संस्कृति, शिक्षा, सामाजिक अंतःक्रिया, संस्कृति और भाषा, तीन इसने टर्म्स दी हैं। 1 2 3। सोशल इंटरेक्शन, संस्कृति, कल्चर और लैंग्वेज। और संज्ञानात्मक विकास का महत्वपूर्ण जो मूल्य इसने बताया वो भाषा को बताता है। व्यागोत्स्की कहता है कि बच्चा ज्ञान प्राप्त करता है, उसके ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया में तीन चीजों का मुख्य योगदान है। एक तो वो समाज के साथ अंतःक्रिया करेगा, एक वो संस्कृति जो है, और एक भाषा है। तो प्रश्न क्या बनता है? सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत, सोशियो कल्चरल थ्योरी किसने दी? व्यागोत्स्की ने दी। पहली बात। दो प्रश्न अब आगे से आएंगे। कहां से? चलो, भाषाविद चोम्स्की ने भाषा अधिग्रहण सिद्धांत दिया। अब ये भाषाविद चोम्स्की की इतनी बात ध्यान रखनी है हमने। संज्ञानात्मक विकास एक अंतर व्यक्तिक, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इंटरपर्सनल। एक होता है INTERO, इंट्रोपर्सनल, एक है इंटरपर्सनल, अंतर, और एक शब्द होता है अंतर। अंतर होता है खुद, अंदर से, किसी की जरूरत नहीं। अंतर व्यक्तिक सामाजिक परिस्थिति संपन्न है संज्ञानात्मक विकास भी। 2 4 5 7 लोगों का जो समूह है उसमें थोड़ा सा आदान प्रदान विचारों का होता है तो फिर वो काम करता है। अब वो कहता है कि विकास के 2 स्तर हैं। विकास के 2 स्तर हैं, व्यागोत्स्की कहता है। एक तो विकास वो स्वयं अपने प्रयास से करता है, और प्याजे ने कहा कि स्वयं अपने प्रयास से करेगा विकास। व्यागोत्स्की कहता है कि बिल्कुल अपने प्रयास से भी करता है, लेकिन एक दायरा है कि इस दायरे तक वो अपने प्रयास से विकास कर सकता है। और एक है संभावित विकास का स्तर, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD जिसको हम कहते हैं। अब देखो, एक ये दायरा है व्यागोत्स्की के अनुसार। व्यागोत्स्की के अनुसार इसमें बच्चा स्वयं जो है खुद कर लेगा, सेल्फ विकास, ये चीजें सीखने हैं, परिवार और उसके आसपास का वातावरण। अब बच्चे को जाना है इस जगह पे बड़ों की सहायता से जो संभावित विकास, इन दोनों स्तरों के अंतर को व्यागोत्स्की ने स्मित विकास का क्षेत्र कहा है। अब जो है ये आ गया ZPD। यहां बच्चे ने जाना है, एक सीमा होगी, एक दायरा हो गया। यहां तो बच्चा खुद कवर कर लिया जितनी चीज सीखनी थी। अब बच्चे को यहां कोई दायरा बना दिया, जैसे एक चीज ये होगी और एक ऊपर कर लो, कि यहां तो बच्चे ने खुद सीख लिया। अब ये जो वाला दायरा है कुछ समाज के आसपास का, वो सीखने के लिए उसको हेल्प की जरूरत है, सहायता की जरूरत है। और वो दायरा जिसपे वो खुद काम नहीं कर सकता, वो जो सीमा है उसको ZPD कहते हैं, संभावित विकास का स्तर। इंग्लिश में आपने वर्ड याद रखना है ZPD, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। अगर ZPD नहीं भी दिया होता, इंग्लिश में इस तरफ ये पूरी लाइन लिखी होगी कि विकास का वह स्तर व्यागोत्स्की के अनुसार जिसमें बच्चा स्वयं विकास नहीं दूसरों की सहायता से विकास करता है, तो वो क्या है? ZPD है। अब इसको यहां से यहां पहुंचने के लिए परिपक्व जो कुशल वक्ता है, किसी के द्वारा जो हेल्प की जाती है, जो सहायता की जाती है, जो मदद की जाती है, उसको जो सहारा दिया जाता है, उसको इसने एक वर्ड दिया है स्कैफोल्डिंग, SCAFFOLDING, स्कैफोल्डिंग। हिंदी में कहेंगे पाड, सहारा देना, सहयोग। इंग्लिश में स्कैफोल्डिंग, आजकल इंग्लिश में पूछ लेता है वो सीधा, तो वो जो सहारा दिया जाता है, सहायता दी जाती है, उसको स्कैफोल्डिंग। और जिस जगह पर जाने के लिए संभावित क्षेत्र, खुद काम नहीं, उसको ZPD कहते हैं। सहारा, पाड, पाइट, स्कैफोल्डिंग। ज्ञान के स्तर को बढ़ाने के लिए अधिक कुशल अध्यापक वयस्क के द्वारा जो सहायता दी जाती है। अब देखो प्रश्न, व्यागोत्स्की के अनुसार बालक सीखते हैं अनुकरण से, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, जब पुनर्बल प्रदान किया जाता है परिपक्व होने पर। परिपक्व वाली बात तो प्याजे करता है, और ये वयस्कों के साथ जो है उसका जो है आदान प्रदान ज्ञान का उससे सीखते हैं। प्रश्न संख्या 2, सामाजिक रचनावाद या संरचनावाद के जनक किसको कहा जाता है? एक प्रश्न ये पूछा गया है ब्रूनर को,
फिर आ गया व्यागोत्स्की के अनुसार कार्य करने की वह सीमा बच्चे के लिए अकेले बहुत कठिन है, लेकिन अधिक कुशल साथी की सहायता से, परिपक्व किसी साथी की सहायता से उसको करना संभव हो जाता है। वह सीमा, वो जो लाइन मैंने बनाई थी यहां से यहां तक जाना है, उसको क्या कहते हैं? उसको ये देखो, समीपस्थ विकास क्षेत्र। आपने ZPD, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, इसको याद रखना है कि वो जो सीमा है वहां तक जहां तक जाना है तो उसको समीपस्थ विकास क्षेत्र कहते हैं। और जिसमें बच्चा खुद विकास कर लेता है, ये देखो स्वयं विकास वाला क्षेत्र, वास्तविक विकास वाला स्तर जहां बच्चा खुद, और जहां दूसरों की सहायता से वो किया जाता है उसको ZPD कहा जाता है। किसी भी विद्यार्थी को अधिगम और समस्या समाधान हेतु दी जाने वाली सहायता क्या कहलाती है? हेल्प जो की जाती है उसको क्या कहा जाता है? अभी हमने पढ़ा स्कैफोल्डिंग। हिंदी में ये नाम ऐसे लिखे आ जाते हैं, पाढ़, सहारा देना। आपने स्कैफोल्डिंग इधर वाले याद रख लेना, ये प्यादे वाले शब्द आगे रहे, अडेप्शन, एसिमिलेशन। व्यागोत्स्की के अनुसार अधिगम के लिए सहायता के स्तर में परिवर्तन लाने की तकनीकी सहायता क्या कहलाती है? अधिगम के लिए सहायता, जब सहायता वर्ड आ जाए ना तो वो स्कैफोल्डिंग है। सहायता, हेल्प की बात की जाए तो वो स्कैफोल्डिंग है। और अगर सीमा की बात की जाए, सीमा की, तो वो समीपस्थ वाला सीमा, ये देखो वो जो जहां वो खुद नहीं वो काम कर सकता, सहायता लेके जाएगा। स्कैफोल्डिंग वो साधन है और जहां जाना है वो ZPD है। समझ गए? अब एक और है MKO, मोर नॉलेजेबल अदर्स। एक ये है बच्चे का स्वयं जो काम करना है, और यहां पर जाना है, ये है ZPD, जहां जाना है मतलब जहां उसको विकास करना है। इस दौरान जो मदद हुई, हेल्प हुई, उसको कह दिया स्कैफोल्डिंग। क्या कह दिया? स्कैफोल्डिंग। ठीक है जी। अब जिस वयस्क ने वो सहायता दी उसको कह दिया जाता है MKO। ये एक पूछा तो नहीं गया तो पर आ सकता है कि निम्न में से कौन सी थ्योरी जो है, वो कौन सी टर्म्स जो है उसने यूज नहीं की व्यागोत्स्की ने। तो मोर नॉलेजेबल जो अदर्स होता है ना, कि सहायता देता है कि हाँ बेटा साइकिल पर बैठ गया, अब इसको ऐसे ऐसे करके चलाना है, तो उसको पता है साइकिल चलाना आता है तो ही वो सहायता कर रहा है। तो उम्मीद है ये सारी बातें आ गई। ठीक है, सभी बातें अगर ठीक लगी आप बता देना, जो भी संशोधन चाहिए कि सर एक साथ इतने सिद्धांत कवर नहीं होते, एक एक करवाओ, दो दो करवाओ, तो उस हिसाब से कर लेंगे। ठीक है, कमेंट करके आप अपना जो रिस्पॉन्स जरूर दिया करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।